साल 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया के तमाम देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झुलस रहे थे। इस वॉर का सबसे ज्यादा असर ईस्टर्न यूरोप में देखने को मिला था। जर्मनी ने ही इस वॉर की शुरुआत की थी। इस युद्ध में जर्मनी सेना ने इतना हाहाकार मचाया था कि उन्हें शांत करना बहुत जरूरी हो गया था। साल 1945 तक पासा पलटने लगा था और अब जर्मनी हार के करीब थी, लेकिन जर्मन आर्मी और सोल्जर्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। चारों ओर से दुश्मन से घिरे होने के बावजूद उनके हौसले बुलंद थे। वो लगातार सोवियत यूनियन पर हमले कर रहे थे, लेकिन साल 1945 में एक ऐसी घटना हुई जिसने जर्मनी की हार निश्चित कर दी। 2-3 महीनों में ही जर्मनी के 50,000 सैनिकों को ऐसे नरक में धकेल दिया गया जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया था। जर्मन आर्मी के पास न तो गोला बारूद और हथियार बचे थे और न ही खाने को राशन। अपने घोड़े मारकर खाने को वो मजबूर हो गए थे। आखिर में कभी न झुकने वाले जर्मन सोल्जर्स को सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के आगे झुकना पड़ गया। रूस के मेजर जनरल ने यहाँ पर न सिर्फ वॉर गेम खेला बल्कि रणनीतिक चतुराई भी अपनाई। उन्होंने जर्मन सोल्जर्स को इस तरह से घेर लिया कि -30 डिग्री तापमान के ठंड में ही कई सैनिकों की मौत हो गई थी। इस किस्से की शुरुआत जनवरी 1941 से होती है। जर्मन सेना वेहरमाच ने ऑपरेशन बारबरोसा चलाया और रशिया पर हमला कर दिया। नाजी आर्मी को सोवियत यूनियन की ताकत का सही अंदाजा नहीं था और न ही उन्हें पता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इस आर्मी में फ्रांस और नीदरलैंड्स के सैनिक भी शामिल थे। उन सैनिकों को ईस्टर्न यूरोप के मौसम का भी अंदाजा नहीं था। जर्मनी सेना बहुत मजबूत लग रही थी। इसके जवाब में साल 1944 में सोवियत यूनियन ने पलटवार करते हुए ऑपरेशन बारबरोसा को अंजाम दिया। उन्होंने पोलैंड और बेलारूस में जर्मनी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया और इन इलाकों को जर्मनी के कब्जे से आज़ाद करा दिया। लेकिन सोवियत यूनियन की रेड आर्मी का असली मकसद जर्मन सोल्जर्स को घेरना था। उन्होंने ईस्ट पर्शिया, हंगरी और ब्रेस्लाउ शहर को घेर लिया था। इन सभी जगहों पर उस समय जर्मनी का अधिकार था। जर्मनी 1945 में हिटलर ने ईस्टर्न यूरोप में 4th आर्मी एंड 2nd आर्मी को तैनात कर दिया। सोवियत यूनियन ने यहाँ पर एक चाल चली। उन्होंने सीधे जर्मनी पर हमला नहीं किया। वो जानते थे कि जर्मनी से सीधे टकराना बहुत मुश्किल है। जर्मनी के पास उस समय अच्छी खासी मात्रा में आधुनिक हथियार थे और उनकी आर्मी काफ़ी स्ट्रांग भी थी। अब सोवियत संघ ने एक स्ट्रेटजी बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। उन्होंने ब्रेस्लाउ शहर को चारों ओर से घेरने की योजना बनाई। इस शहर में आम नागरिकों के अलावा जर्मन के 50,000 से भी ज़्यादा सैनिक तैनात थे। जनवरी फरवरी में इस इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तापमान गिरकर -30 डिग्री तक पहुंच जाता था। बर्फीले तूफान के बीच जर्मन के सैनिक हाथों में ग्रेनेड और बंदूक लिए तैनात रहते थे। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो तैयार थे, फिर चाहे सामने यूएस आर्मी हो या यूएसएसआर की रेड आर्मी हो। रेड आर्मी ने यहाँ कर्ड्रॉन टेक्निक अपनाई। जर्मनी की सेना को उन्होंने वेस्ट, नॉर्थ और साउथ दिशा से घेर लिया। शहर के 3 ओर रेड आर्मी थी और चौथी तरफ बाल्टिक सागर था। बर्फीले बाल्टिक सागर को पार करना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं था। कुछ दिन तक रशिया ने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने बस शहर तक पहुंचने वाली सभी सप्लाई को ठप कर दिया। जर्मन आर्मी की राशन की सप्लाई, हथियार, गोला बारूद की सप्लाई भी बंद हो गई। शहर के सभी बड़े पुल तोड़ दिए गए और सभी कनेक्शंस भी कट कर दिए गए। जर्मनी के 50,000 सैनिक और आम लोगों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन जर्मनी आर्मी हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने रशिया की आर्मी पर हमले करने शुरू कर दिए। शहर की सड़कों पर मशीन गन तैनात कर दी गई। कुछ सड़कों को खाली कर हवाई पट्टी में तब्दील कर दिया गया, जिससे राशन और हथियारों की सप्लाई हवाई मार्ग से की जा सके। रशियन आर्मी को रोकने के लिए खाई और गड्ढे खोद दिए गए। ब्रेस्लाउ शहर युद्ध का मैदान बन गया था। कुछ दिन तक तो जर्मन आर्मी ने रेड आर्मी को रोके रखा, लेकिन जब रेड आर्मी ने हमले शुरू किए तो पूरा शहर तहस नहस हो गया। दोनों ही सेनाओं के पास कई पावरफुल टैंक्स थे और शानदार मिसाइल्स भी थी। एक दूसरे की सेनाओं पर हवाई हमले हुए। शहर के मासूम लोगों को भी रेड आर्मी निशाना बना रही थी। मशीन गन और टैंक से दोनों सेनाओं हमले कर रही थी। कुछ जर्मन सोल्जर्स ने रेड आर्मी को चकमा देकर सोवियत बॉर्डर में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। बल्कि उल्टा उनकी सेना को और भारी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच शहर में ठंड अपना कहर बरपा रही थी। सोवियत यूनियन के टैंक और उनके स्नाइपर्स के आगे जर्मनी आर्मी फीकी पड़ने लगी थी। ठंड के कारण कई सैनिकों ने बर्फ में ही दम तोड़ दिए।
खाने के लिए सैनिक तड़प रहे थे। कई सैनिक और आम लोगों की भूखमरी के कारण मौत हो रही थी। इस समय जर्मन आर्मी को जनरल हरमन न्यूऑफ लीड कर रहे थे। अपनी सेना को इस तरह से तड़पते हुए मरता हुआ उनसे देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने कई बार सोचा कि सोवियत संघ के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं, लेकिन हाई कमान से ऑर्डर था कि किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना है। ये ऑर्डर गॉलेटर कार्ल हैक ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें जर्मनी सेना के सिद्धांतों को नहीं भूलना है और हम कभी दुश्मन की सेना के आगे सरेंडर नहीं करेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। हरमन न्यूऑफ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। 1945 में फरवरी और मार्च में जर्मनी सेना और रेड आर्मी में युद्ध जारी रहा। जर्मन की सैनिकों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आलम यह था कि उन्हें अपने घोड़े मारकर पेट भरना पड़ रहा था। अब उनमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। बर्फीले मौसम में पूरा शहर युद्ध की आग में झुलस रहा था। बर्फ में जगह जगह जर्मन सैनिकों के शव पड़े नजर आ रहे थे। पूरी सेना अंदर से टूट चुकी थी। कुछ सैनिकों की बीमारी के कारण मौत हुई तो कुछ घायल सैनिक इलाज न मिलने के कारण अपनी जान गंवा बैठे। रेड आर्मी की ओर से एयर स्ट्राइक जारी थी। उनके पास उस जमाने के सबसे आधुनिक टैंक, आर्टिलरी और मिसाइल्स थी। मार्च के महीने में जर्मनी के कुछ पादरी जनरल हरमन न्यूऑफ से मिलने के लिए आए और उन्हें सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश की। पादरियों ने कहा कि अगर शहर के मासूम लोगों की जान बचानी है तो आत्मसमर्पण करना ही होगा। उधर दूसरी ओर गॉलेटर कार्ल हाके ने जब देखा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो उन्होंने शहर से बाहर भागने का फैसला किया। वो रेड आर्मी से अपनी जान बचाकर भागने की तैयारी में लग गए। हालांकि चेकोस्लोवाकिया में वो पकड़े गए और संदिग्ध रूप से उनकी मौत हो गई। अब हर फैसला जनरल न्यूऑफ को ही लेना था। शहर से बाहर वो किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे। सभी कनेक्शन काट दिए गए थे। रेड आर्मी की ओर से शहर में लगातार बमबारी जारी थी। तोप से शहर की ओर गोले दागे जा रहे थे। अंत में जर्मन सेना के कमांडर जनरल ने 6 मई 1945 को सोवियत जनरल व्लादिमीर रोव के आगे सरेंडर करने का फैसला किया। उन्होंने अपने सोल्जर्स को आत्मसमर्पण करने का आदेश दे दिया। हालांकि अब सोल्जर्स की संख्या बहुत कम रह गई थी। ज्यादातर सैनिकों के शव बर्फ में ही दफन हो चुके थे। 50,000 वाली जर्मन सेना की टुकड़ी में बहुत कम ही जिंदा रह पाए थे। जो सैनिक जिंदा बचे थे उन्हें रेड आर्मी ने सोवियत संघ के गुलाम शिविरों में भेज दिया, जहां उन्हें दिन रात प्रताड़ित किया जाता था। तरह तरह से उन्हें टॉर्चर किया जाता था। शिविरों में ही कई सैनिकों ने दम तोड़ दिया था। ब्रेस्लाव सहित जर्मनी के कई शहरों में अब सोवियत यूनियन का कब्जा हो गया था। इस जीत के साथ ही बर्लिन पर हमले का भी रास्ता उनके लिए साफ हो गया। 30 अप्रैल तक सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन को भी घेर लिया था। जब हिटलर के पास भागने का कोई विकल्प नहीं बचा तो 30 अप्रैल को एक बंकर में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, हिटलर की मौत के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, जिसमें आधिकारिक रूप से सोवियत यूनियन और उनकी रेड आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसमें दो देशों की आपसी लड़ाई के कारण हजारों लाखों सैनिक और मासूम लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन इन सब घटनाओं से इंसान ने आज कुछ भी नहीं सीखा है। आज भी विश्व में दो देश अपने फायदे के लिए सैनिकों को लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। फिर बात चाहे इजराइल हमास वॉर की हो या फिर रशियन यूक्रेन वॉर की, इन सब वॉर में टॉप कमांडर और लीडर्स और उनके परिवार सुरक्षित हैं। खतरे में हैं तो सिर्फ आम नागरिकों की जान, जिनकी कीमत का शायद नेताओं के लिए कोई मोल नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। सोवियत यूनियन ने मौसम का फायदा उठाकर जिस तरह 50,000 सैनिकों को बर्फीले नरक में ढकेल दिया था, यह रणनीतिक चतुराई का उदाहरण ही कहा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के संदर्भ में अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और ढेर सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।